तो फाइनली बच्चों कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण एवं गुणधर्म, तो इस चैप्टर के जो कंप्लीट नोट्स हैं वो आपके ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का जो पार्ट नंबर 1 है वो डिटेल से पढ़ाने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और इससे पहले मैंने इसके जो बाकी के जो चैप्टर हैं आपके साइंस के ऑल चैप्टर हैं वो करवा रखे हैं। अगर अभी तक आपने वो चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप उन चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं, उनके नोट्स भी आप लिख सकते हैं। और ये आपके हैंड रिटन नोट्स हैं तो इनको आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं या आप इनको परचेज भी कर सकते हैं। अब नोट्स आपको कैसे परचेज करना है तो इसकी पूरी डिटेल है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां जाकर आप नोट्स हैं वो परचेज कर सकते हैं। और ये कलरफुल नोट्स हैं। ओके, तो इसमें जो पार्ट नंबर 1 है वो हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं और इसके टोटल आपके 2 पार्ट हैं। तो दूसरा जो पार्ट है वो भी आपके जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपके जो फर्स्ट टॉपिक है वो है अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना, यानी जो तत्व हैं उनको, जो तत्व अव्यवस्थित हैं उनको व्यवस्थित करना। तो हमारे आसपास पदार्थ तत्व मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं, कि हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ हैं, तत्व हैं और जो मिश्रण हैं वो यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। आज तक के 114 तत्वों का पता चल पाया है, यानी आज तक जो कुल तत्व हैं वो कितने हैं, 114, यानी 114 तत्व हैं उनका पता चल पाया है। और तत्वों के गुणधर्मों के आधार पर उन्हें व्यवस्थित करना बड़ा ही कठिन कार्य रहा है। सर्वप्रथम लेवोसिये ने तत्वों को धातु व अधातुओं में वर्गीकृत किया। यह आपको जरूर ध्यान देना है कि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत किया था, तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है आपके, लेवोसिये। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपके कि डोबेराइन का त्रिक नियम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो डोबेराइन का जो त्रिक नियम है इसकी जो लैंग्वेज है वो मैंने बहुत ही सरल तरीके से लिखी है, तो यही लैंग्वेज है आपको लिखनी है। कि सन 1817 में जर्मन रसायनज्ञ वुल्फगांग डोबेराइन ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया और उन्होंने कुछ समूहों को 3-3 तत्वों के रूप में चुना तथा उन्हें त्रिक कहा। कि सन 1817 में जर्मन रसायनज्ञ वुल्फगांग डोबेराइन ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया और उन्होंने कुछ समूहों को 3-3 तत्वों के रूप में चुना और उन तत्वों को उन्होंने क्या कहा था, त्रिक कहा था। और इस नियम के अनुसार मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत मान के बराबर होता है। कि डोबेराइन का जो त्रिक नियम है वो क्या है कि इस नियम के अनुसार मध्य तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है वो शेष 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत मान के बराबर होता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, डोबेराइन का त्रिक नियम कहते हैं। और डोबेराइन उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके, इस कारण उनकी त्रिक पद्धति असफल रही। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक है आपके लिथियम, एक है आपके सोडियम और एक है आपके पोटेशियम। ओके, यानी मध्य तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है, यानी यहाँ पर जो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है वो इन 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत मान के बराबर होता है। और यहीं पर कैल्शियम है आपकी, Sr है और बेरियम है और क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ओके, ये भी आपके त्रिक तत्व हैं। उसके बाद में है महत्वपूर्ण तथ्य। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको जरूर ध्यान रखना है कि जोहान वुल्फगांग डोबेराइन ने ही सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना। तो प्लेटिनम जो धातु होती है उसको उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने पहचाना था, जोहान वुल्फगांग डोबेराइन ने। ओके, तो ये वैज्ञानिक का नाम आपको जरूर ध्यान देना है। उसके बाद में है आपके नेक्स्ट टॉपिक है न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत या न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है, तो इस नियम के अनुसार जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने सन 1865 में अष्टक नियम दिया और उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया और पाया कि 8वें तत्व के गुण
पहले तत्व के समान थे, कि 8वां जो तत्व था उसके जो गुण थे वो पहले तत्व के समान थे। जैसे कि संगीत में सा रे गा मा पै द नि सा, 7 स्वरों बाद 8वां स्वर पहले स्वर जैसा ही आता है। तो इस प्रकार से जो 8वां तत्व था उसके जो गुण थे वो पहले तत्व के गुण के समान थे। तो ये न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत था, अष्टक नियम था। और न्यूलैंड के अष्टक नियम के कुछ दोष थे, कुछ कमियां थी। तो कौन कौन सी कमियां थी, कौन कौन से दोष थे? तो इसमें पहला दोष क्या था कि इसमें यह पाया गया कि यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि इसके पश्चात प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता था। कि इसमें क्या पाया गया कि यह सिद्धांत जो न्यूलैंड है उसका अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू था, लेकिन इसके पश्चात 8वें तत्व का जो गुणधर्म था वो पहले तत्व से नहीं मिलता था। ये पहला दोष था। उसके बाद में दूसरा दोष क्या था कि यह सिद्धांत केवल हल्के तत्वों पर ही ठीक तरह से लागू हो सका था। और तीसरा दोष क्या था कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में कुल 56 तत्व होते हैं एवं भविष्य में कोई भी नया तत्व नहीं मिलेगा, परंतु जब नए तत्वों की खोज हुई तो उनके गुण अष्टक नियमानुसार नहीं थे। तो ये 3 दोष थे, ये 3 दोष आपको जरूर याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें तत्वों के जो वर्गीकरण था, तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय, जो तत्व हैं उनका वर्गीकरण है उसका मुख्य श्रेय डिमित्री इवानोविच मेंडलीफ को जाता है। और उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये लाइन है, ये आपको जरूर ध्यान रखनी है। उसके बाद में है मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी। तो मेंडलीफ की जो मूल आवर्त सारणी थी, इस सारणी के मुख्य 2 भाग हैं, जिसमें पहला भाग है आपके आवर्त यानी क्षैतिज पंक्तियां, और दूसरा है आपके वर्ग, जिसको हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ओके, तो जिसमें पहला क्या है आपके आवर्त यानी क्षैतिज पंक्तियां। तो ये कौन सी पंक्तियां होती हैं? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 7 अक्षैतिज पंक्तियां उपस्थित हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। जिसमें पहला पॉइंट है आपके कि पहली पंक्ति या आवर्त में केवल 2 तत्व हाइड्रोजन और हीलियम है, यानी जो पहली पंक्ति है उसमें केवल 2 ही तत्व हैं उपस्थित हैं, जिसमें पहला है हाइड्रोजन और दूसरा क्या है, हीलियम, और इसे लघुत्तम आवर्त भी कहते हैं। और क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि जो लघुत्तम आवर्त है उसमें कुल कितने तत्व हैं, उनके नाम लिखिए। तो कुल कितने तत्व हैं आपके लघुत्तम आवर्त में? 2 तत्व हैं, एक है आपके हाइड्रोजन, दूसरा आपके हीलियम। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है आपके कि दूसरे व तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं और प्रत्येक को क्या कहते हैं, लघु आवर्त कहते हैं। तो लघु आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? 8 तत्व होते हैं और प्रत्येक को क्या कहते हैं, लघु आवर्त कहते हैं। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है कि चौथे और 5वें आवर्त में 18 तत्व होते हैं और प्रत्येक को क्या कहते हैं, दीर्घ आवर्त कहते हैं। तो दीर्घ आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं? 18। उसके बाद में 4 नंबर पॉइंट है कि छठे आवर्त में 32 तत्व होते हैं, इसे दीर्घतम आवर्त कहते हैं। तो दीर्घतम आवर्त है उसमें कुल कितने तत्व हैं? 32 तत्व हैं। उसके बाद में 5वां पॉइंट है कि 7वां आवर्त है वो अपूर्ण है। ओके, इसमें कुल 19 तत्व आते हैं। उसके बाद में जो नोट लिखा हुआ है इसको जरूर आपको ध्यान देना है कि दूसरे आवर्त के तत्व लिथियम से फ्लोरीन तक के और तीसरे आवर्त के जो तत्व हैं वो सोडियम से क्लोरीन तक के तत्व प्रतिनिधि अथवा प्रारूपी तत्व कहलाते हैं। तो प्रतिनिधि या प्रारूपी तत्व किसे कहते हैं कि दूसरे आवर्त के जो तत्व हैं वो लिथियम से फ्लोरीन तक आते हैं और तीसरे आवर्त के जो तत्व हैं वो सोडियम से क्लोरीन तक के आते हैं, और इन्हें ही क्या कहा जाता है, प्रतिनिधि या प्रारूपी तत्व कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके वर्ग यानी वर्ग।
दूसरा जो भाग है वो है आपके वर्ग। तो वर्ग में क्या है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 9 वर्ग हैं। कितने? 9 वर्ग हैं, और इन्हें क्रमशः रोमन संख्या 1 से लेकर 8 और उसके बाद में शून्य द्वारा दर्शाते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 और शून्य द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और फर्स्ट से 7 तक के जो प्रत्येक वर्ग है उसमें 2 उपवर्गों यानी ए और बी में विभाजित किया गया है। और वर्ग 8 में कुल 9 तत्व 3-3 के समूह में हैं, और शून्य वर्ग में अक्रिय गैसों को रखा गया है। जो शून्य वर्ग है उसमें अक्रिय जो गैसें हैं, जो हल्की गैसें हैं, जो उत्कृष्ट गैसें हैं, जो नोबल गैसें हैं, उनको रखा गया है। ओके, तो उसके बाद में है आपके मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपयोगिता। अब है आपके मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है उसकी क्या उपयोगिता है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि तत्वों का व्यवस्थित अध्ययन। तो तत्वों का जो व्यवस्थित अध्ययन है वो किस प्रकार से किया गया। तो मेंडलीफ ने प्रथम बार तत्वों को आवर्तों व वर्गों में व्यवस्थित किया। कि मेंडलीफ ने सर्वप्रथम तत्वों को आवर्त और वर्ग में व्यवस्थित किया, और इन्होंने तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि किसी विशेष वर्ग में एक समान गुण धर्म वाले तत्व ही व्यवस्थित हुए। और दूसरा पॉइंट क्या है कि तत्वों के गुणों का अध्ययन। उसके बाद में उन्होंने तत्वों के गुणों का अध्ययन किया। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में किसी तत्व विशेष का अध्ययन करने से ही उस समूह के अन्य सभी तत्वों का अध्ययन हो जाता है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके नए तत्वों की खोज। तो नए तत्वों की खोज है वो किस प्रकार से हुई। तो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए और उनके गुणों की भी भविष्यवाणी की, जो कि बाद में सत्य सिद्ध हुई। और चौथा पॉइंट है कि संदेहपूर्ण परमाणु द्रव्यमानों का सुधार। तो आवर्त सारणी में किसी भी तत्व की स्थिति से उसकी संयोजकता ज्ञात की जा सकती है, और उसका तुल्यांकी भार है वो ज्ञात होने से परमाणु भार भी ज्ञात किया जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपके कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सीमाएं। तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है उसकी क्या क्या सीमाएं हैं। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी बहुत से तत्वों को वर्गों व आवर्तों में वर्गीकृत करने में सहायक है, लेकिन फिर भी इसमें कई कमियां हैं। कि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है उनकी क्या सीमाएं हैं। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी बहुत से तत्वों को वर्गों और आवर्तों में वर्गीकृत करने में सहायक है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी कमियां हैं। तो इसमें पहली कमी क्या है कि हाइड्रोजन का स्थान। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। कि आवर्त सारणी है उसमें हाइड्रोजन का जो स्थान है वो निश्चित नहीं है। इसे वर्ग फर्स्ट ए में क्षार धातुओं के साथ रखा गया है, जबकि यह वर्ग 7A में उपस्थित हेलोजनों के साथ भी समानता दर्शाता है। जो हेलोजन समूह के जो तत्व हैं उनसे भी क्या है, हाइड्रोजन समानता रखता है। उसके बाद में सेकंड है आपके कि दुर्लभ मृदा तथा ट्रांस यूरेनिक तत्वों का स्थान। तो दुर्लभ मृदा तत्वों के रासायनिक गुणों में समानताएं हैं, परंतु इनके परमाणु भार क्या हैं, भिन्न। फिर भी इन 14 तत्वों को तीसरे उप समूह बी यानी छठे आवर्त में एक साथ रखा गया है, जो क्या नहीं है, उचित नहीं है। तो ये भी आपको जरूर ध्यान देना है। उसके बाद में सेकंड है कि अक्रिय गैसों का स्थान। तो अक्रिय जो गैसें हैं, अक्रिय गैस का दूसरा नाम क्या है, नोबल गैस या फिर उत्कृष्ट गैस या फिर हल्की गैसें। इनका उचित स्थान मेंडलीफ की आवर्त सारणी में नहीं था। यानी जो अक्रिय गैसें थीं उनका उचित स्थान है वो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में नहीं था। अब देखिए काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोई 2 अक्रिय गैसों के नाम लिखिए, या कोई 2 नोबल गैसों के नाम लिखिए, या कोई 2 हल्की गैसों, या कोई 2 उत्कृष्ट गैसों के नाम लिखिए। तो अक्रिय गैसें, नोबल गैसें या उत्कृष्ट गैसें कौन कौन सी हैं, जिसमें फर्स्ट है आपके हीलियम, सेकंड है नियोन, और एक है आपके आर्गन, और एक है आपके जीनोन। तो इन 4 धातुओं के नाम है ये आपको जरूर ध्यान देने हैं। 4 गैसों के नाम जरूर ध्यान देने हैं, काफी बार एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है। उसके बाद में 4 नंबर है कि समस्थानिकों का स्थान। तो समस्थानिक है और जो संभारिक है उनकी खोज से यह स्पष्ट हो गया कि तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु भार नहीं होता।
कि समस्थानिक और समबारिक की खोज के बाद ये स्पष्ट हो गया पूरी तरीके से कि जो तत्व हैं उनका मूल लक्षण उनका परमाणु भार नहीं होता है। समस्थानिकों के परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, यानी जो समस्थानिक होते हैं उनके परमाणु भार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, और समबारिक हैं उनके परमाणु भार क्या होते हैं, समान। अतः मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में समस्थानिकों का स्थान है वो निश्चित नहीं है, तो ये भी आपको जरूर ध्यान देना है। तो पार्ट नंबर 1 है वो यहीं तक है आपके, और इसको साथ साथ में आप या तो लिखें अपनी नोटबुक में या फिर इनको पीडीएफ के रूप में भी आप परचेज कर सकते हैं इन नोट्स को। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें।